स्वागत है आपका एटॉमिक बायोलॉजी में। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ये जो है हमारा सेकंड लेक्चर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का। इससे पहला जो लेक्चर हमने किया था वहां पे हमने बेसिक समझा था कि इसका नाम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पड़ा क्यों, क्योंकि हम ये जानना चाहते थे कि मॉलिक्यूल के लेवल पे ये इनहेरिटेंस हो कैसे रहा है, कैसे कैरेक्टर पास आउट हो रहे हैं, कैसे कैरेक्टर हमारे अंदर स्टोर्ड है, कैसे कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहे हैं, कैसे पेरेंट से प्रोजेनी में जा रहे हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे। और जिस मॉलिक्यूल की बात की थी वो न्यूक्लिक एसिड था। न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं, डीएनए और आरएनए। शुरुआत में जब ये सब बातें चल रही थी तो तीन मेन मॉलिक्यूल पे ये बातें हो रही थी कि ये या तो डीएनए हो सकता है, या आरएनए हो सकता है, या फिर हो सकता है प्रोटीन। इस तीनों में से कोई एक जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, ऐसा शुरू में माना जा रहा था। लेकिन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आए और उससे ये पता चला कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। तो ये सब बातें हमने कर ली थी कि डीएनए कैसा होना चाहिए, डीएनए डबल स्ट्रैंड का होता है, उसकी पोलैरिटी कैसे होती है, एक 5'3' का है तो दूसरा 3'5' का होगा, मतलब एंटी पोलैरिटी शो होगी, नाइट्रोजनस बेस के थ्रू आपस में जुड़े होते हैं। ये सब बातें आपको कहां सीखने को मिलेंगी? ये सब बातें पढ़िएगा जब आप वाटसन और क्रिक का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर पढ़िएगा, तो यही सब बातों को से मेंशन करना है। बट उससे पहले आते हैं हम लोग बात करते हैं कि एनसीईआरटी के हिसाब से सबसे पहले डीएनए की बात की थी फ्रेडरिक मिस्चर ने। एनसीईआरटी लिखता है कि फ्रेडरिक मिस्चर ने कहा था कि जो सेल है उसके न्यूक्लियस में एक एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट है, जिसका नाम उन्होंने डीएनए तो नहीं रखा था, नाम रखा था न्यूक्लिन। तो फ्रेडरिक मिस्चर के अकॉर्डिंग क्या था कि डीएनए कैसा सब्सटेंस है? एक एसिडिक सब्सटेंस है, और इसका जो नाम रखा गया था उनके थ्रू, यह नाम रखा गया था न्यूक्लिन। और इन्होंने कहा था कि जो न्यूक्लिन यानी कि डीएनए है वो प्रेजेंट होता है किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर। कब बोला था? 1869 में बोला था। यह बेसिक डेटा है तो एग्जाम में आने के चांसेस हो सकते हैं। अब एक्चुअली में जहां से आपको याद रखना है वो ये है कि एक एक्सरे डिफ्रैक्शन हुआ किसका? डीएनए फाइबर का। डीएनए फाइबर की 3D इमेज देखी गई, और 3D इमेज को समझने के बाद बहुत हद तक ये क्लियर हो गया था कि डीएनए हमारा कैसा होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है। और ये जो एक्सरे डिफ्रैक्शन है इसको करने वाले थे मॉरिस विल्किन और रोजालिंड फ्रैंकलिन। तो आइए अब उसकी बात करते हैं। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न की बात कर रहे हैं। किसका? डीएनए फाइबर का। किसने किया था? मॉरिस विल्किन ने और रोजालिंड फ्रैंकलिन ने। इन्होंने कहा था कि जो डीएनए है वो किसी रिपीटिंग स्ट्रक्चर का बना हुआ है, लगातार एक यूनिट है जो लगातार रिपीट हो रही है, और ये सिंपल स्टेट फॉर्म में नहीं है, ये हेलिक्स फॉर्म में, ऐसा घूमता हुआ फॉर्म में है। तो हेलिक्स फॉर्म में है, एक रिपीटिंग यूनिट से बना है। और इन्होंने क्या किया कि ये जितना डेटा मिला इनको, इसको शेयर किया किसके साथ? वाटसन एंड क्रिक के साथ। तो एनसीईआरटी ये लिखती है कि वाटसन एंड क्रिक प्रपोज डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए किस पे बेस्ड था? बेस्ड ऑन एक्सरे डिफ्रैक्शन प्रपोज्ड बाय मॉरिस विल्किन एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन। यही ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने अपना डेटा जो है वो शेयर किया था किसके साथ? वाटसन एंड क्रिक के साथ। और इनके डेटा को यूज करके इन दोनों ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था किसका? डीएनए का। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन को प्रपोज करने वाले कौन? मॉरिस विल्किन और रोजालिंड फ्रैंकलिन। उसको यूज करके थ्योरी देने वाले कौन? वाटसन एंड क्रिक ने। और आपको बता दूं कि 1962 में इसमें से वाटसन को, क्रिक को, और इसमें से किनको? विल्किन को। इन तीनों को नोबेल प्राइज मिला था। फ्रैंकलिन की तो डेथ हो चुकी थी, ऑब्वियस है, इनको कैंसर हो गया था, तो ये डेथ हो गया था, तो ये उस टाइम पे नोबेल प्राइज में नहीं आ पाए थे। बट मॉरिस विल्किन को, वाटसन को और क्रिक को, तीनों को कंबाइंड फॉर्म में इस बात के लिए कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है इसको एक्सप्लेन करने के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो इतनी बातें क्लियर हैं। अब आते हैं डबल हेलिक्स मॉडल पे। ये बहुत थ्योरेटिकल है, इसमें सारी बातें आपको पता है, वही बातें हैं जो हमने लास्ट में की थी। लेकिन कुछ बच्चे जो बोर्ड के लिए देख रहे हैं, अगर एग्जाम में सवाल आते हैं तो आपके लिए मैंने ये स्लाइड लिखा है। जिनके नीट वाले बच्चे इसमें से मेन पॉइंट को आप चुन करके छोटा सा बना लो डब्बा और उसी पे काम चलाओ। डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली बात, क्या आपको यह पता है कि डीएनए मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन? बिल्कुल पता है। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि डीएनए जो है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहने का मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होंगे। 3' और 5' इन पे याद आया? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, एक पेंटोज शुगर का तीसरा कार्बन और दूसरे न्यूक्लियोटाइड का 5वें कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप आपस में जुड़ते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू, और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनता है। ऐसे 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में जुड़े होते हैं और डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। तो डीएनए कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है। डबल स्ट्रैंड कहने का मतलब 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है। तो पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा कहता है कि बोथ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आर हेलिकली अरेंज, स्ट्रेट लाइन नहीं होते, ऐसे हेलिकली अरेंज होते हैं, और पेयर्ड थ्रू, किसके थ्रू जुड़े होते हैं? नाइट्रोजिनस बेस के थ्रू जुड़े होते हैं। और उनके बीच में जो बॉन्ड बना होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इस पे भी हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी। हमने कहा था कि 2 न्यूक्लियोटाइड के पास, हर, आपको याद आ रहा है पेंटोज शुगर,
पेंटोज शुगर के पहले कार्बन पे कौन, नाइट्रोजिनस बेस। ऐसे ही किसी दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड उठाओ, उसके भी फर्स्ट कार्बन पे कौन, नाइट्रोजनस बेस, और दोनों के बीच में क्या बन रहा था, बॉन्ड बन रहा था, हाइड्रोजन बॉन्ड। और मैंने ये कहा था कि नाइट्रोजनस बेस दो तरह के होते हैं, एक प्यूरीन होता है, एक पायरामिडीन होता है। प्यूरीन में कौन आया था, ए और जी, एडेनाइन और ग्वानिन। दूसरा पायरामिडीन में कौन होता, साइटोसिन था, थाइमिन था, यूरासिल था। और मैंने कहा था कि यूरासिल प्रेजेंट होता है आरएनए में, थाइमिन प्रेजेंट होता है डीएनए में। तो ए के साथ हमेशा पेयर किसकी होती है, टी की। एडेनाइन के साथ हमेशा पेयर थाइमिन की होती है, और जी के साथ हमेशा पेयर होता है सी का, मतलब ग्वानाइन के साथ हमेशा साइटोसिन जुड़ेगा। नंबर ऑफ बॉन्ड याद रखेंगे, ए के साथ टी डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है, और जी के साथ सी ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है, ठीक है ना। तो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन जुड़ी हुई है किसके थ्रू, दो एन बेस आपस में बॉन्ड बना के जुड़ रहे हैं। जिस बॉन्ड के थ्रू जुड़ रहे हैं उसका नाम क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो सेकंड स्टेटमेंट इनका यह था कि बोथ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हेलिकली अरेंज होंगे और आपस में जुड़े होंगे किसके थ्रू, नाइट्रोजनस बेस के थ्रू, और वो भी किस बॉन्ड के थ्रू, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। क्या इतनी बातें क्लियर है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। इन्होंने कहा कि ए बेस पेयर इज फॉर्म्ड व्हेन टू कंप्लीमेंट्री एन बेस फ्रॉम बोथ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आर ज्वाइंड बाय एच बॉन्ड। बिल्कुल सही बात है, जितने एच बॉन्ड बनने वाले, जितने एच बॉन्ड तो नहीं कह सकते क्योंकि देखो एटी के बीच में दो दो एच बॉन्ड है, जीसी के बीच में तीन तीन एच बॉन्ड है, तो नंबर की बात नहीं करें। मैं ये कह रहा हूं कि जो एच बॉन्ड है ना बना हुआ नाइट्रोजनस बेस के बीच में, यही रिसिंबल करता है बेस पेयर को, ठीक है ना। तो जितने नाइट्रोजनस बेस आपस में जुड़े होंगे उतने ही बेस पेयर हमारे पास प्रेजेंट होंगे, ठीक ना। तो ये सेकंड पॉइंट है। लास्ट वन आते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होल्ड दी टू डीएनए स्टैंड टुगेदर। जो यहां बात थी वही बात यहां पे है। द पेयरिंग ऑफ बेस फॉलो चरगाफ रूल, इसके बारे में भी हमने बात किया था कि चरगाफ रूल में ए जो है वो टी से जुड़ेगा डबल बॉन्ड से, जी सी से जुड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड से। जितना ए होगा उतना ही टी होना चाहिए, जितना जी होगा उतना ही सी भी होना चाहिए। मतलब जितना हमारे पास प्यूरीन है उतना ही हमारे पास क्या होना चाहिए, पायरामिडीन भी होना चाहिए। तो एनसीईआरटी में जब देखोगे तो पॉइंट लिखा हुआ है कि अमाउंट ऑफ प्यूरीन डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ पायरामिडीन इक्वल टू ए प्लस जी डिवाइडेड बाय C प्लस टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट इक्वल टू 1 के बराबर है। इसको मैंने लिख भी दिया है, लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस भी किया था कि इरविन चरगाफ का रूल क्या कहता है। तो ये कहता है कि A जो है वो पेयर होगा T से 2 H बॉन्ड के थ्रू, G पेयर होगा C से 3 H बॉन्ड के थ्रू, और जितना A होगा उतना ही T होगा, जितना G होगा उतना ही C होगा। तो ये वाली बातें हमने की थी कि अमाउंट ऑफ प्यूरिन बाई अमाउंट ऑफ पैरामिडीन A प्लस जी बाई सी प्लस टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट इक्वल टू 1, ये हम लोग कर चुके हैं। तो एक बार ऐसे रिवीजन के लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट इनका कहता है कि बैकबोन ऑफ डीएनए इज मेड अप ऑफ शुगर फॉस्फेट बॉन्ड और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। इसकी भाई बात कर ली थी हमने कहा था कि दो न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ते हैं तो फिर एक न्यूक्लियोटाइड के पेंटोज शुगर का तीसरा कार्बन और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के पांचवें कार्बन पे जो फॉस्फेट ग्रुप है ये आपस में जुड़ते हैं, और इसी बॉन्ड को हम लोग कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। चूंकि एक शुगर एक फॉस्फेट से जुड़ा है इसलिए इसको शुगर फॉस्फेट बॉन्ड भी कह सकते हैं। डायरेक्शन क्या होगा, 3-5- इन पे होगा, तो तीनों से रिलेट रखेंगे। जो बैकबोन बनता है वो शुगर फॉस्फेट बॉन्ड से बनता है, इसी बॉन्ड को हम लोग फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड भी कहते हैं, या फिर आप कह दो कि 3-5- इन पे बनने वाला जो बॉन्ड है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है या शुगर फॉस्फेट बॉन्ड है जो बैकबोन बना रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, बोथ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हैविंग एंटी पोलैरिटी। इस पे भी बात कर लिया था कि अगर एक का डायरेक्शन 3-5 पे है तो दूसरे का 5- से 3- पे होगा। कैसे होगा, आप लास्ट लेक्चर देखो। अगर आप फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हो ना तो आप एक बार इसका फर्स्ट पार्ट देख लो, आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। सब कुछ वहां पे डिस्कस कर रखा है हमने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात है कि इन बेस पेयरिंग प्यूरीन कम्स अपोजिट टू पायरामिडीन। कर चुके हैं बात कि प्यूरीन के सामने हमेशा कौन आएगा, पायरामिडीन आएगा। मतलब ए है तो उसके सामने टी ही आना चाहिए और जी है तो उसके सामने सी ही आना चाहिए। वही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। इसको भी, ये सब थ्योरेटिकल है, नीट वाले बच्चे सिर्फ पॉइंट याद करें, आगे बढ़े, इतना दिमाग नहीं लगाना है थ्योरी पे। चलो आओ। हाँ, ये एक पॉइंट है कि द हेलिक्स इज टर्न इन राइट हैंडेड फैशन। क्या मतलब इसका, अगर आप हेलिक्स को देखोगे ना, हेलिक्स जब वो राइटली टर्न होता हुआ जा रहा है या क्लॉकवाइज टर्न होता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए सम टाइम ये क्वेश्चन बना देते हैं कि जो हेलिक्स है किस फैशन में, तो राइट हैंडेड फैशन में है। डायरेक्टली याद रखो, अगर सवाल आए तो ठीक, ना आए तो छोड़ देना। फिर मैं कहता हूं कि जो हर टर्न होता है, एनसीईआरटी की डायग्राम देखना, एक जो टर्न ऐसे बना है उस एक टर्न को हम लोग कहते हैं पिच ऑफ हेलिक्स। डायग्राम इसलिए नहीं बनाया क्योंकि आप एनसीईआरटी पढ़ो। देखो मैं एक बात बता देता हूं आपको, आइदर के आप क्लास 12 की तैयारी कर रहे हो या आइदर के आप नीट कर रहे हो, अगर बायोलॉजी में एनसीईआरटी आपके पास पैरेलल नहीं चल रही है तो फिर बायो पढ़ना बेकार है। हमारा जो काम है एज अ टीचर, हमारा काम यह है एनसीईआरटी को सिंप्लीफाई करके आपको देना। अलग से कोई कंटेंट नहीं है, जो भी कंटेंट है वो एनसीईआरटी है। उसमें कहीं पे थोड़ा एलोबरेट करने की जरूरत है वो हम कर देंगे, बट डायग्राम जिससे एग्जाम में सवाल आ सकते हैं
हैं वो एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। और आपको क्या करना होगा कि हर लेक्चर के साथ, चाहे आप कहीं भी पढ़ो, साथ में पैरेलल में एनसीईआरटी आपको चलाना ही पड़ेगा बायोलॉजी में। तो आप इसका जो डायग्राम है वो जाके एनसीईआरटी में देख लो। मैं सिर्फ बता दे रहा हूं कि एक टर्न जो है उसको हम लोग कहते हैं पिच ऑफ हेलिक्स, और इस पिच ऑफ हेलिक्स का जो लेंथ होता है वो नैनोमीटर में 3.4 के बराबर होता है और एंगस्ट्रम में 34 एंगस्ट्रम के बराबर होता है, क्योंकि एक नैनोमीटर जो होता है वो कितना के 10⁻⁻9 मीटर। नैनोमीटर आपको पता है ना जी, 10⁻⁻9 मीटर, और एंगस्ट्रम जो होता है वो 10⁻10 मीटर होता है। तो इसी से रिलेट करके हमने जब निकाला तो 3.4 नैनोमीटर का एंगस्ट्रम में कितना आया, 34 एंगस्ट्रम आया। ठीक, नेक्स्ट देखिए, इन वन पिच ऑफ हेलिक्स 10 बेस पेयर इज प्रेजेंट। एक टर्न जो कंप्लीट होता है उस एक टर्न को हम लोग कहते हैं पिच ऑफ हेलिक्स, और एक पिच ऑफ हेलिक्स में कितने बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। एक टर्न को पिच ऑफ हेलिक्स कहते हैं। पिच ऑफ हेलिक्स की लेंथ होती है 3.4 नैनोमीटर, एंगस्ट्रम में बोलोगे तो 34 एंगस्ट्रम बोलोगे, और एक जो टर्न कंप्लीट हुआ है इसके अंदर बेस पेयर यानी कितने नाइट्रोजनस बेस आपस में जुड़े हैं, 10। तो फिर ऐसे में हमारा बेस पेयर कितना बनेगा, 10 बनेगा। तो मेरे से यहाँ पे आपसे सवाल है कि क्या मैं बेस पेयर के बीच का लेंथ बता सकता हूँ? आप बोलोगे बता सकते हो सर, पूरा का पूरा लेंथ 3.4 नैनोमीटर का है और टोटल कितने बेस पेयर है, 10 है, तो आप डिवाइड कर दो। तो मैंने कहा डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर 3.4 नैनोमीटर, जो लेंथ है किसका, पिच ऑफ हेलिक्स का, डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि एक पिच ऑफ हेलिक्स में 10 बेस पेयर होते हैं, कितना आएगा 0.34 नैनोमीटर, और एंगस्ट्रम में कन्वर्ट करोगे तो 3.4 एंगस्ट्रम। रिलेट कर लो, कंफ्यूजन होता है जब एक जैसे टर्म दिखने लगे ना, तो रिलेट कर लो, सवाल बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 3.4 नैनोमीटर दिखे इसका मतलब पिच ऑफ हेलिक्स है, 0.34 नैनोमीटर दिखे इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन बीपी है। बीपी बोले तो नॉट ब्लड प्रेशर, बीपी बोले तो बेस पेयर। एंगस्ट्रम में अगर 34 एंगस्ट्रम है विच मींस के पिच ऑफ हेलिक्स है, एंगस्ट्रम में 3.4 है विच मींस के डिस्टेंस बिटवीन बीपी है। ठीक रहेगा कि नहीं? चलिए, अच्छा, जो बात मैंने वहां की थी कि 1962 में क्रिक को, वाटसन को और मिल्किन को नोबेल प्राइज मिला था, फ्रैंकलिन को नहीं मिल पाया था क्योंकि बेचारे कैंसर से निपट गए थे, बट उनका भी बहुत बड़ा योगदान था इस सब चीजों में। ठीक है, तो हम लोग उनका योगदान को याद रखेंगे। वो सारे लोग, देखो हम लोग तो एज अ टीचर मैं बता रहा हूँ आपको, हम लोग, मेरा काम है थ्योरी पढ़ाना, बट आप सोचो कि जब ये सारी चीजें डिस्कवर नहीं थी, चाहे किसी में भी, फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, जब ये सारी चीजें डिस्कवर नहीं थी, तो फ्रेशली इन चीजों को सोचना, इन पे काम करना, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो एक रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए साथ में, जिनकी भी एक्सपेरिमेंट पर हो आप, उनके लिए एक रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए। हमारा काम क्या है, हम तो एक जो थ्योरी दे रखी है या एक एक्सपेरिमेंट जो हो रखे हैं उनको पढ़ के मैं पढ़ा दे रहा हूँ, इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कर रहा। बट किसी ने जब फर्स्ट टाइम उस थ्योरी को दिया, न्यूटन ने, सोचो कहने को कितना आसान होता है, एक सेब नीचे गिरा, गिर गया, बट इसको सोच लेना कि वो नीचे ही क्यों गिरा, ये एक बहुत बड़ी बात है। और फर्स्ट टाइम अगर ये इसको कोई सोच रहा है तो फिर ऑब्वियसली बात है कि वो एक जेंटल आदमी है और उसको याद करना उसी रिस्पेक्ट में चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल डोग्मा कांसेप्ट आपको पता है, फ्रांसिस क्रिक ने दिया था, और वही बात जो लास्ट लेक्चर में किया था कि फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए से आरएनए में जाता है, आरएनए से प्रोटीन में जाता है। ठीक है, तो फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए से कहा जाएगा आरएनए में, प्रोसेस क्या कहलाएगी, ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से कहा जाएगा प्रोटीन में, प्रोसेस क्या कहलाएगी, ट्रांसलेशन। इसी चीज को यहाँ पे लिख दिया है, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक बात बताया था कि एनसीईआरटी एक लाइन यूज करता है कि अगर हमारे पास प्रोकैरियोट है तो जहां डीएनए है वहीं पर आरएनए, व्हिच मींस कि उसके पास न्यूक्लियस तो है नहीं। अरे बैक्टीरिया है कोई तो न्यूक्लियस है क्या उसके पास, नहीं है, जो है वो साइटोप्लाज्म ही है। तो डीएनए भी वही है, आरएनए भी वही है, एक तरफ से ट्रांसक्रिप्शन चलेगी, एक तरफ से ट्रांसलेशन होती रहेगी, दोनों प्रक्रिया साथ में चल सकती है, साइमल्टेनियस हो सकती है। बट यूकैरियोट जैसे हम हैं, हमारे पास सेल के अंदर अलग से एक न्यूक्लियस भी है, और न्यूक्लियस होने का मतलब है कि डीएनए अब न्यूक्लियस के अंदर है, तो वो आरएनए को बनाएगा न्यूक्लियस में और आरएनए प्रोटीन को बनाएगा साइटोप्लाज्म में आके। तो सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट होगी, और एक बार जब ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो जाएगी तब जाके ट्रांसलेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। तो यूकैरियोट में दोनों प्रक्रिया एक साथ नहीं चल सकती है। ये सब बातें हम लोग कर चुके हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या है, पैकिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। हाँ, ये देखो, ये वो टॉपिक है जो हमने किया नहीं, ये तो आप एनसीईआरटी में देख सकते हो। ये मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि मैं कराना नहीं चाह रहा था, मुझे लगा था आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, बट आपको रिकॉल कराने के लिए डेटा को हमने लिख दिया। यहाँ पे 4-5 डेटा है जो एनसीईआरटी शुरू में मेंशन करती है कि किसके बारे में क्या है। बैक्टीरियोफेज 5174 का न्यूक्लियोटाइड दे रखा है नंबर, 5386 न्यूक्लियोटाइड होते हैं इसके पास। ऐसे ही बैक्टीरियोफेज लैम्डा है, इसके पास 48,502 बेस पेयर होते हैं। ई कोलाई बैक्टीरिया है, इसके पास 4.6 × 10⁶ बेस पेयर होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इससे, डिप्लॉयड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए और हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए में, जब डिप्लॉयड होगा तो 6.6 × 10⁹, और इसका आधा कर दो तो 3.3 × 10⁹ बेस पेयर हैप्लॉइड में। डिप्लॉयड हैप्लॉइड तो समझते होगे ना आप। अरे जैसे मैं कह रहा हूं कि मेरा एक सेल है, उस सेल के अंदर क्रोमोसोम है, कितने हैं, 46। ह्यूमन है ना, तो 46 क्रोमोसोम है। अगर किसी सेल में ह्यूमन के 46 क्रोमोसोम है तो वो डिप्लॉयड सेल है।
ठीक है, और उसके आधा कर दो वो हमारा हैप्लॉइड सेल है। जैसे जो मेल का गैमेट हो या फीमेल का गैमेट हो, ह्यूमन का गैमेट है, ह्यूमन का गैमेट हैप्लॉइड होता है क्योंकि बना किससे है, मियोसिस से बना है, और मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन है, क्रोमोसोम की संख्या को हाफ कर देती है, डायरेक्ट हाफ करेगी। तो जब भी गैमेट का फॉर्मेशन होगा मियोसिस से होगा, और मियोसिस से होगा तो जो क्रोमोसोम की संख्या है वो 40 से घटी कहाँ आएगी, 23 पे आएगी। तो गैमेट हैप्लॉइड होते हैं, बाकी जितने भी सेल हैं सबके सब डिप्लॉइड है। सिंपल याद रखो, ह्यूमन में गैमेट हैप्लॉइड है, बाकी सभी सेल क्या है, डिप्लॉइड है। चलो अब सवाल है कि पैकिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, आपके मन में आएगा कि क्या डीएनए को पैक भी करते हैं? बिल्कुल करते हैं भाई, क्यों नहीं करेंगे। आप सोचो, ये तो डेटा आप निकाल लोगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप पढ़े भी होंगे एनसीईआरटी में कि जो हमारा डीएनए है ना, नॉर्मली जो हमारे हर सेल का डीएनए है वो 2.2 मीटर लंबा है, 2.2 मीटर लॉन्ग। आप समझ रहे हो, एक सेल जो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक है, इतना छोटा कि वो दिख नहीं रहा, और उसके अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस भी है, मतलब सेल खुद में छोटा है, उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो उससे भी छोटा है, और उस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है एक डीएनए जो 2.2 मीटर लंबा है। तो फिर उतने छोटे से जगह में कैसे है? तो मैंने कहा पैक किया गया होगा। बिल्कुल, उसको क्या किया गया होगा, पैक किया गया होगा, और पैक करके उस छोटे से जगह में रखा गया होगा। तो डीएनए की पैकिंग होती है। मैं जो कहना चाह रहा था वो, आप लेंथ ऑफ ह्यूमन डीएनए अगर आपको निकालना है तो आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। देखो टोटल बेस पेयर जितने भी हैं, कभी भी लेंथ निकालना हो ना, आप इसमें फॉर्मूला लगा दो, कौन सा, टोटल बेस पेयर इनटू डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर, डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर, किसी का भी निकालने को बोले। अगर हम ह्यूमन डीएनए की बात कर रहे हैं तो यहां पे लिख लो डिप्लॉइड, कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है। अभी डिप्लॉइड की बात कर रहे हैं तो टोटल बेस पेयर कितना लेंगे, 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू, अच्छा डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर कितना होता है, 0.34 नैनोमीटर, विच मीन्स के नैनोमीटर के बारे में कितना बताया था, 10 टू द पावर -9। तो आप लिख सकते हो 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9 मल्टीप्लाइड बाय 0.34 इंटू 10 टू द पावर -9, ये जाएगा 6.6 को अगर मल्टीप्लाई करोगे 0.34 से, ये 2.24 मीटर के अप्रोक्सीमेटली आएगा। तो 2.2 मीटर लंबा डीएनए है, एक छोटे से सेल में है, बिना पैक किए तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप इसको रख लो, ठीक है ना। तो एक बात तो क्लियर रखो कि डीएनए की पैकिंग हो रही है, पैकिंग हो रही है क्योंकि डीएनए का साइज बहुत बड़ा है और एक छोटे से जगह में रखना है, तो बिना पैक किए डीएनए को आप नहीं रख सकते हो। आपका काम क्या रहेगा, एक बार 3.3 डाल के आप निकाल लो, तो इसका जस्ट आधा आएगा कि नहीं आएगा। अरे 6.6 डाले तो 2.24 आया, अब जस्ट इसका क्या कर रहे हो, हाफ कर रहे हो, तो इसका भी क्या हो जाएगा, 1.12 आ जाएगा। आप निकाल के एक बार देख लेना। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है कि डीएनए जो है वो रैप होता है किसके अराउंड, हिस्टोन ऑक्टेमर के अराउंड, और किसको फॉर्म करता है, न्यूक्लियोसोम को फॉर्म करता है। विच मीन्स कि हमारे पास एक हिस्टोन ऑक्टेमर है, उस हिस्टोन ऑक्टेमर के ऊपर डीएनए को लपेटा गया है, और जो स्ट्रक्चर बना लपेटने के बाद उसको हमने कहा न्यूक्लियोसोम। आपने बोला ये क्या लॉजिक हुआ, मान के चलो मेरे पास एक बहुत लंबी रस्सी है, सिंपल है, और उसको मैं क्या करना चाहता हूँ, छोटे फॉर्म में करना चाहता हूँ, तो मैं ऐसा कोई एक लकड़ी या कुछ भी ऐसा लूंगा, इसके ऊपर मैं उस रस्सी को क्या करूंगा, लपेटना स्टार्ट करूंगा। तो ये मान के चलो जो मैंने एक लकड़ी या पेन लिया जिसके ऊपर मैं रस्सी को लपेटने वाला हूं, ये हमारे लिए हिस्टोन ऑक्टेमर। तो हमारे पास एक प्रोटीन है जिसको हमने नाम दिया हिस्टोन ऑक्टेमर, और इसके ऊपर हम डीएनए को क्या करने वाले हैं, लपेटने वाले हैं। और जब डीएनए को मैं इसके ऊपर लपेट दूंगा तब जो ये स्ट्रक्चर बनेगा इसी को बोलेंगे न्यूक्लियोसोम। तो आपके मन में सबसे पहला सवाल क्या आएगा, व्हाट इज हिस्टोन ऑक्टेमर। तो सबसे पहले बात करते हैं हिस्टोन ऑक्टेमर के बारे में। तो यहाँ पे लिखा है कि हिस्टोन ऑक्टेमर जो है ये बना होता है किससे, हिस्टोन प्रोटीन से। किससे बना होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है। और हिस्टोन प्रोटीन जो है वो ग्रुप ऑफ बेसिक प्रोटीन है। क्यों, आपको पता है ना डीएनए कैसा होता है, एसिडिक होता है। डीएनए एसिडिक है, इसको लपेटने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, बेसिक सब्सटेंस। तो प्रोटीन कैसा है, बेसिक है। तो बेसिक प्रोटीन के ऊपर एसिडिक डीएनए को लपेटा गया है। तो हिस्टोन प्रोटीन नेचर में कैसा है, बेसिक है। डीएनए नेचर में कैसा है, एसिडिक है, ठीक है ना। कहां प्रेजेंट होते हैं, क्रोमैटिन में प्रेजेंट होते हैं। और इनका काम क्या है, स्ट्रक्चर। क्योंकि आपने अगर सेल डिवीजन अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि क्रोमैटिन जब कॉम्पैक्ट होते हैं तो कॉम्पैक्ट होने के बाद क्रोमैटिड बनाते हैं, और दो क्रोमैटिड एक साथ क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं। तो स्ट्रक्चरल सपोर्ट हिस्टोन प्रोटीन करता है, ठीक है। अच्छा, एक और बात जो एनसीईआरटी यहां पे मेंशन नहीं, जो मैं कर देता हूं, इट इज रिच इन लाइसिन एंड अर्जिनिन अमाइनो एसिड, अर्जिनिन अमाइनो एसिड। इनके पास लाइसिन और अर्जिनिन अमाइनो एसिड बहुत ज्यादा होते हैं, और ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। ये दोनों कैसे चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि इसके पास लाइसिन है और अर्जिनिन बहुत ज्यादा है, और ये दोनों अमाइनो एसिड कैसे हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन कैसा हो जाएगा,
पॉजिटिवली चार्ज्ड। हिस्टोन प्रोटीन खुद में पॉजिटिव चार्ज का है। अच्छा, इसके ऊपर जो डीएनए को लपेटा गया, अब उसको कैसा होना पड़ेगा? निगेटिव होना पड़ेगा। तो कुछ चीजों को रिलेट करके खत्म कर लो। डीएनए एसिडिक है, जिसके ऊपर लपेटा गया वो बेसिक होगा, तो हिस्टोन प्रोटीन बेसिक होता है। ठीक, उसके बाद डीएनए जो होता है वो निगेटिव चार्ज होता है, तो जिसके ऊपर लपेटा जाएगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो जो हिस्टोन प्रोटीन है वो कैसा है? पॉजिटिव है। और क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि इसके अंदर जो अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। कौन? लाइसिन और अर्जिनिन। इस पे सवाल एनसीईआरटी से बनते हैं, नीट में भी आने के चांसेस हैं और 12 में भी आ सकते हैं, तो आप इसको ध्यान से दे लीजिएगा। अब हाँ, अब है कि हिस्टोन प्रोटीन, मैं आपको एक बात बताता हूं। हिस्टोन प्रोटीन टोटल 5 तरह के होते हैं। ठीक, क्या हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड पे स्पेस है? एक काम करते हैं, अलग से स्लाइड ले लेते हैं। देखो, टेक्नोलॉजी मेरा उतना अच्छा ना है अभी, तो जैसे काम चल रहा है वैसे ही चलाइए। हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन के टोटल 5 टाइप है। एक है H1, उसके बाद है H2A, उसके बाद है H2B, उसके बाद है H3 और फिर है H4। ठीक, H1, H2A, H2B, H3 और H4। इसमें से ये जो 4 हैं ये ग्रुप टुगेदर होते हैं, ग्रुप्ड टुगेदर इन पेयर टू फॉर्म हिस्टोन ऑक्टेमर। अच्छा, नाम से ही क्लियर है ना, ऑक्टेमर मतलब 8 की बात हो रही है। तो ये कितने हैं? 1 2 3 4, ये सब के सब अगर पेयर में रहे तो H2A भी 2 रहेगा, H2B भी 2 रहेगा, H3 भी 2 रहेगा और H4 भी कितने रहेंगे? 2 रहेंगे। तो टोटल इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। तो अगर आपसे सवाल करें कि हिस्टोन ऑक्टेमर में कौन कौन से हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, तो H2A होता है, H2B होता है, H3 होता है, H4 होता है। कैसे रहता है? पेयर में रहता है, मतलब इसकी संख्या भी 2, इसकी संख्या भी 2, ये भी 2 और ये भी 2। कौन है जो हिस्टोन ऑक्टेमर का पार्ट नहीं है? उसका नाम है H1 हिस्टोन। H1 हिस्टोन ऑक्टेमर का पार्ट नहीं है। जैसे कि अगर आपको एनसीईआरटी का डायग्राम याद होगा तो आपने देखा होगा कि ऐसा एक सर्कल बना रखा उसने और फिर उसने एक ऐसा स्ट्रक्चर बना रखा है ना। ये जो है हमारे लिए, ये कहता है कि हमारे लिए क्या है? हिस्टोन ऑक्टेमर है। और ये जो है ये हमारे लिए क्या है? H1 हिस्टोन है। अलग से इसको बना रखा है कि नहीं बना रखा है? तो ये जो अलग से H1 हिस्टोन है वो ये है। बाकी H2A, इसके अंदर कौन कौन होगा? H2A होगा, कौन होगा? H2B होगा, कौन होगा? H3 होगा, कौन होगा? H4। इसकी संख्या भी 2, इसकी संख्या भी 2, इसकी संख्या भी 2, इसकी संख्या भी 2। टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। तो 8 हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना है हिस्टोन ऑक्टेमर और अलग से एक है H1 हिस्टोन। अब बोलोगे इसका क्या काम होता है? तो इसका काम देखो, मैं इस स्लाइड पर शायद मैं भी बना रखा हूं। कहाँ गया जी? नहीं है क्या? अरे भैया, चलो देखो, एनसीईआरटी की डायग्राम अगर आप देख पाओगे तो एनसीईआरटी ने कहा कि ये हमारे पास हो गया हिस्टोन ऑक्टेमर। इस हिस्टोन ऑक्टेमर के बाजू में ये हमने बना दिया H1 हिस्टोन। ठीक, अब यहां से इसने एक डीएनए को लिया, कुछ ऐसा आपको याद आ रहा है? अब सोचो, ये डीएनए का दोनों छोर है, इसको सील भी तो करना पड़ेगा। करते हैं ना हम लोग, किसी धागा को बांधते हैं तो एंड को क्या करते हैं? सील करते हैं कि ये खुल नहीं जाए। तो सील करना, लपेट तो हमने दिया था, उसको सील भी तो करना था। तो लपेटने के लिए हमने यूज किया किसको? हिस्टोन ऑक्टेमर को। और ये सीलिंग ऑफ डीएनए है, क्या है? सीलिंग ऑफ डीएनए किसके थ्रू? बाय H1 हिस्टोन। तो आपसे पूछे कि अगर H1 हिस्टोन जो है वो हिस्टोन ऑक्टेमर का पार्ट नहीं है तो ये कर क्या रहा है? ये डीएनए के दोनों छोर को सील करने का, बांधने का काम कर रहा है कि ये दोबारा से खुल नहीं जाए। और ये जो थ्रेड लपेटा हुआ है यही हमारा क्या है? डीएनए है। तो अब सारी बातें आपकी क्लियर हैं। डीएनए नेचर में कैसा होगा? एसिडिक होगा। तो ये जो हिस्टोन ऑक्टेमर है ये नेचर में कैसा होगा? बेसिक होगा। डीएनए पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो हिस्टोन ऑक्टेमर है इस पे कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव होगा। कितने तरह के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं? 5। कौन कौन? H1, H2A, H2B, H3 और H4। इसमें से कौन है जो हिस्टोन ऑक्टेमर का पार्ट नहीं है? आप बोलोगे H1 इसका पार्ट नहीं है। बाकी जो 4 है वो इसके पार्ट हैं और सबकी संख्या पेयर में होती है। H2A भी 2 होगा, H2B भी 2 होगा, H3 भी 2 होगा और H4 भी 2 होगा। तो ये जो आपको गोला दिख रहा है ना, इसके अंदर कौन कौन प्रेजेंट है? H2A, H2B,
H3 और H4, और ये जो अकेला बच गया ये हमारे पास क्या है, H1 है। अब ये जो स्ट्रक्चर बना है यही हमारे लिए न्यूक्लियोसोम है। एनसीईआरटी क्या कहती है कि जब निगेटिवली चार्ज डीएनए जो है रैप होता है पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टेमर के ऊपर तो न्यूक्लियोसोम बनाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है हमारा ये कहलाएगा न्यूक्लियोसोम। तो अब आते हैं एनसीईआरटी के उस लाइन पे जो मैंने वहां पे लिख रखी थी, बट उससे पहले आप ये देख लो जो पॉइंट में मैंने यहां लिख दिया था। हिस्टोन ऑक्टेमर क्या है, सेट ऑफ 8 पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन, और कौन कौन से हैं वो भी मैंने लिख दिया। इन हिस्टोन ऑक्टेमर H2A, H2B, H3 एंड H4 आर प्रेजेंट इन पेयर। ये सब किसमें होते हैं, पेयर में होते हैं। तो टोटल इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 8 हो जाती है। फिर मैंने कहा कि H1 जो है वो इसका पार्ट नहीं है, H1 सीलिंग का काम कर रहा है, ठीक ना। और हिस्टोन ऑक्टेमर में 2 into H2A प्लस H2B H3 सेम बात है, सब फालतू बातें हैं। 5 तरह की प्रोटीन है, 4 हिस्टोन ऑक्टेमर में है, 1 उसमें नहीं है। जो अलग से है वो उसको सील करने का काम कर रहा है। एनसीईआरटी का डायग्राम आपको न्यूक्लियोसोम का दिख रहा होगा, अलग से एक ऐसे भाई साहब हाथ करके खड़े हैं, वही H1 हिस्टोन है। और जो एक गोला दिख रहा है ना उसके अंदर बाकी 4 हैं पेयर में, तो 8 अंदर में है, एक बाहर में ऐसे हाथ करके खड़ा है। और यही जो स्ट्रक्चर ऐसा समझो, ये ऐसे खड़े हैं, ये जो गोला दिख रहा है ना ये हिस्टोन ऑक्टेमर है। ये अपने अंदर समेट रखा है किसको, H2A को, H2B को, H3 H4 को, सब पेयर में है। तो टोटल 8 से बना है ये। और ये जो अकेला भाई साहब ऐसे हाथ करके आशीर्वाद देने की मुद्रा में खड़ा है ना, यही H1 हिस्टोन है। और ये डीएनए के दोनों छोर को बांधने का काम करता है, सील करने का काम करता है। चलें आगे, देखो यहां न्यूक्लियोसोम के बारे में एनसीईआरटी क्या कहती है कि इट इज अ बेसिक सब यूनिट ऑफ क्रोमेटिन। क्रोमेटिन बना होता है किससे, न्यूक्लियोसोम से। बहुत सारे न्यूक्लियोसोम आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, क्रोमेटिन बनाते हैं, विच इज फॉर्म्ड व्हेन नेगेटिवली चार्ज डीएनए। डीएनए कैसा, नेगेटिवली चार्ज, रैप होता है, लपेटा होता है किसके राउंड में, पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टेमर के ऊपर। और इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। तो अगर हमारे पास एक हिस्टोन ऑक्टेमर है जो कि कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर डीएनए कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, इसको लपेट दिया तो क्या बन गया, न्यूक्लियोसोम। और न्यूक्लियोसोम में डीएनए को सील करने का काम H1 हिस्टोन कर रहा है। अच्छा, हिस्टोन प्रोटीन किसमें रिच है, लाइसिन और अर्जिनिन। कैसे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। आगे आइए, एनसीईआरटी की सारी लाइन, ये भी लाइन एनसीईआरटी की है कि टिपिकल न्यूक्लियोसोम में कंटेन 200 बेस पेयर। एक न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर होते हैं, 200 बेस पेयर होते हैं। एनसीईआरटी की लाइन है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, याद रखिएगा। दूसरा एनसीईआरटी का लाइन है कि न्यूक्लियोसोम इन क्रोमेटिन आर सीन एज बीट्स ऑन स्ट्रिंग। इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं कि कौन है जो बीट्स ऑन स्ट्रिंग पे अपीयर होता है क्रोमेटिन में, उसका नाम है न्यूक्लियोसोम। क्या मतलब होता है पता है, कभी आपने वो देखा है क्या कहते हैं उसको, माला एक धागा होता है, उसमें बहुत सारी छोटी छोटी मोती लगी होती है। बीट्स ऑन स्ट्रिंग का मतलब ही ये है। जैसे मैंने देखा कि ये जो व्हाइट कलर का थ्रेड आपको दिख रहा है ना, ये थ्रेड है, धागा है। और ये जो धागा है ये किसको रिसेंबल कर रहा है, क्रोमेटिन को कर रहा है। और ये जो ब्लैक ब्लैक डॉट बनाया हमने, ये न्यूक्लियोसोम है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि एक धागा है जिसमें मोती गुथा हुआ है, तो इसी को बीट्स ऑन स्ट्रिंग कहते हैं कि एक धागे नुमा स्ट्रक्चर पे मोती जैसा रेगुलर इंटरवल पे आकार दिखता है, वो न्यूक्लियोसोम है। यही एनसीईआरटी कह रही थी कि न्यूक्लियोसोम इन क्रोमेटिन आर सीन एज बीट्स ऑन स्ट्रिंग। ठीक, आगे आते हैं। अच्छा, यहां पे लिखा है हिस्टोन ऑक्टेमर हेल्प इन इनिशियल लेवल ऑफ पैकिंग। और हायर लेवल ऑफ पैकिंग के लिए आपको जो है यूज करने पड़ेंगे नॉन हिस्टोन प्रोटीन। इनिशियल लेवल ऑफ पैकिंग, अगर आपको सेल डिवीजन पता होगा तो आपको पता होगा कि जो है हमारे पास जो है पहले G1 फेज होता है, फिर S फेज होता है, फिर G2 फेज होता है, फिर M फेज होता है। G1 फेज में हम लोग प्रोटीन बना रहे होते हैं, राइट, पड़ेगा ना। G1 फेज में क्या कर रहे होते हैं, प्रोटीन बना रहे होते हैं। तो प्रोटीन बनाने के लिए पहले क्या बनाना पड़ेगा, आरएनए बनाना पड़ेगा। क्योंकि डीएनए है ना, तो डीएनए को पहले क्या बनाना पड़ेगा, आरएनए बनाना पड़ेगा। तो अगर हमारे पास G1 फेज है तो उसमें सोचो सबसे पहले क्या हो रही होगी, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी। बिना ट्रांसक्रिप्शन की आप ट्रांसलेशन नहीं करा सकते। और चूंकि आपको एक नया सेल बनाना है, कंटेंट आपको बढ़ाना है सेल का, तो आपको बहुत सारा प्रोटीन चाहिए होगा। तो G1 फेज में हम लोग प्रोटीन बनाते हैं। इसीलिए एनसीईआरटी ये लाइन लिखती है कि G1 फेज में जो आपका क्रोमेटिन है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन है, ठीक है। और उसके बाद फिर एस फेज आता है। एस फेज में डीएनए का रिप्लिकेशन होने लगता है। फिर G2 फेज आता है जिसमें सेल अब इस बात के लिए तैयार है कि भैया आप तो हमको डिवीजन करना है। और M फेज में डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। तो डिवीजन स्टार्ट होने का मतलब क्या है, आप जैसे कि मैं आपसे कहूं कि डिवीजन स्टार्ट हुई, आप नया सेल बना रहे हो, मैं बोला बिल्कुल बना रहे हैं। अब नए सेल में पुराने वाले सेल की सारी कॉपी जानी चाहिए। मतलब जो ये 2.2 मीटर का डीएनए है इसका कॉपी बनना चाहिए। तो अब ये कैसा पॉसिबल है कि 2.2 मीटर लंबा थ्रेड का आप कॉपी बना लो। तो मैंने बोला देखो ये लंबा दिख रहा है ना आपको, इसको कॉम्पैक्ट करके क्रोमेटिड या क्रोमोसोम के फॉर्म में ले आओ। और जब ये बहुत कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ जाएगा तब इसकी कॉपी हम बनाएंगे, ठीक है। तो जनरली क्या हो रहा है कि हमें पैक इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि डिवीजन आसान हो सके। अगर ये थ्रेड नुमा स्ट्रक्चर में हम इसको डिवीजन करा दें तो फिर बहुत इश्यू हो जाएगा और म्यूटेशन के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। तो नेचर ने क्या खूबसूरती से डिजाइन किया है, इन्होंने कहा कि डीएनए बहुत लंबा है, इसको पैक करके छोटा करो और छोटा करने के बाद डिवाइड करके दूसरे में भेजो कि म्यूटेशन के चांस कम हो सके। कितना म्यूटेशन कम है हमारे यहाँ पे, ठीक है ना। तो चलो ये सब बातें क्लियर है। इनिशियल लेवल ऑफ पैकिंग के लिए हिस्टोन प्रोटीन लगेगा और हायर लेवल पैकिंग के लिए नॉन हिस्टोन प्रोटीन लेंगे। ये कुछ वैसे प्रोटीन है जो नेचर में हिस्टोन नहीं होते हैं लेकिन पैकिंग में हेल्प करते हैं।
आगे आइए। अच्छा, ये डायग्राम तो समझ लो। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है वो कंडेंस फॉर्म है, हाईली कंडेंस है, और ये जो है लूजली कंडेंस है, और ये वो है जो कंडेंस होने वाले हैं। जो हाईली कंडेंस होते हैं वो हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं। क्या कहलाते हैं? हेट्रोक्रोमेटिन। तो आप कह सकते हो कि क्रोमेटिन हमारे पास दो तरह का मिल सकता है, एक है हेट्रोक्रोमेटिन और एक है यूक्रोमेटिन। क्या फर्क है? सवाल डायरेक्ट आते हैं, इसको समझो। हेट्रोक्रोमेटिन हाईली कंडेंस फॉर्म है। हेट्रोक्रोमेटिन कैसा है? हाईली कंडेंस है, हाईली कंडेंस फॉर्म है, और हाईली कंडेंस होने के साथ साथ ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है, मतलब नॉट फॉर्मिंग आरएनए। आरएनए नहीं बना रहा, मतलब ये प्रोटीन भी नहीं बना पाएगा। अरे आरएनए नहीं बनाया तो प्रोटीन भी तो नहीं बनाएगा। शुरू के लेक्चर में बात किए थे, डीएनए अगर आरएनए के थ्रू प्रोटीन ही बना सकता है। ये भाई साहब जो वो है, जो इतने कंडेंस हो चुके हैं कि अब ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पा रहे, और अगर ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पा रहे हैं तो ये प्रोटीन भी नहीं बना पाएंगे। लेकिन जो यूक्रोमेटिन है ये अभी लूजली बॉन्डेड है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, मतलब कैन फॉर्म आरएनए, कैन फॉर्म आरएनए, और आरएनए बनेगा तो ये प्रोटीन भी बना कर देंगे। तो क्रोमेटिन से सवाल आ सकता है कि दो तरह के क्रोमेटिन हो सकते हैं, एक है हेट्रोक्रोमेटिन और एक है यूक्रोमेटिन। हेट्रो का मतलब कंडेंस फॉर्म, कंडेंस फॉर्म ट्रांसक्रिप्शन नहीं करता है, इसीलिए इसको ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव कहते हैं। और अगर ये आरएनए नहीं बना पा रहा है तो ये प्रोटीन भी नहीं बना पा रहा होगा। दूसरी बात कि जो यूक्रोमेटिन है ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, और ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है तो फिर ये आरएनए भी बना पा रहा होगा और प्रोटीन भी बना पा रहा होगा। अब यहां से मैं एक बात करूं आपसे, देखो, अगर आप इतना समझ गए हो तो आप इस चीज को बता पाओगे। ये हमारे पास एक सेल साइकिल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक। ये हमारे पास है G1, ये है S, ये हमारे पास G2, ये है M, ठीक। ये स्ट्रेट लाइन होती है, ये हमारे पास क्या है? G2 है। अब मेरा सवाल ये है कि मैंने आपको क्या बोला, यहां पे प्रोटीन बन रहा है। क्या हो रहा है? प्रोटीन सिंथेसिस। और यहां पे हो रहा है डीएनए का रिप्लिकेशन, डीएनए रिप्लिकेशन। और एक्चुअल डिवीजन कहां हो रहा है? यहां पे हो रहा है डिवीजन। जब डिवीजन हो रहा है इसका मतलब क्रोमेटिन हाईली कंडेंस, क्रोमेटिन हाईली कंडेंस, और कंडेंस्ड होके क्या बना चुके होंगे वो? क्रोमोसोम। क्या इतनी बातें क्लियर है? यहां पे क्रोमेटिन लूज होंगे, यहां पे क्या दिखेगा आपको? लूजली क्रोमेटिन, लूजली क्रोमेटिन। क्या ये दो सीन आपको दिख सकते हैं? अगर मैं G1 फेज की, S फेज की, G2, यहां पे एक छोटा सा फेज इसलिए है ना, G0 फेज है। जब आप पढ़ोगे डिफरेंशिएशन ऑफ सेल की, वो सेल जो डिवीजन कर करके थक चुके, अब उनको परमानेंट होना है किसी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, तो वो रेस्टिंग मोड में चले जाएंगे, वो डिवीजन नहीं करेंगे। तो वैसे सेल जो डिवीजन करना नहीं चाहते वो G0 में चले जाते हैं, लेकिन दोबारा से जब उनको डिफरेंशिएशन करना हो तो डी डिफरेंशिएशन करते हैं। ये सब तो खैर बात की बातें हैं, उस पर बात नहीं कर रहे, बट ये जो छोड़ रखा है ना हमने, ये G0 फेज है। इसमें वो सेल जाते हैं जिनको डिवीजन करना नहीं है। तो वैसे सेल जिनको डिवीजन करना है वो M के बाद G1 में चले जाएंगे, और वैसे सेल जिनको डिवीजन नहीं करना है वो M के बाद G0 में चले जाएंगे, रुक जाएंगे। इसी प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ सेल, कि सेल अपने डिवीजन को रोक के किसी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए परमानेंट हो गए। जैसे सोचो हमारे स्किन के सेल हैं, परमानेंट सेल हैं, सिंपल है ना, परमानेंट है। हमारे हैंड के सेल है, परमानेंट है। आईलिड है, परमानेंट है। तो वैसे सेल जो परमानेंट हो गए, अब उनको अलग कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करना है, उनका काम ही है किसी तरह के फंक्शन को परफॉर्म करते रहें। इसी को बोलता जाता है डिफरेंशिएशन। बट वहां मत जाते हैं, हम जो कहना चाह रहे हैं उसको समझो। G1 फेज वो फेज है जहां पे प्रोटीन बन रहा है। अच्छा, प्रोटीन बनाने के लिए क्या होना चाहिए? डीएनए से आरएनए भी बनना चाहिए, और आरएनए से बनना चाहिए प्रोटीन। अगर मैं सवाल करूं कि क्या जो G1 फेज है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा, आप बोलोगे होना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन अगर बना रहे हैं तो इसका मतलब डीएनए डायरेक्टली प्रोटीन तो बना नहीं पा रहा है। तो डीएनए को पहले क्या बनाना पड़ता होगा? आरएनए बनाना पड़ता होगा। और अगर डीएनए को पहले आरएनए बनाना पड़ता होगा, मतलब जो G1 फेज है, आप इसके बारे में कह सकते हो कि ये ट्रांसक्रिप्शनली क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा। होगा कि नहीं होगा? G1 फेज कैसा होगा? ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा। अब समझो, वैसे क्रोमेटिन जो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं उनको क्या कहते हैं? यू क्रोमेटिन। मतलब G1 फेज में जो क्रोमेटिन आपको दिखेगा वो कौन सा क्रोमेटिन दिखेगा? यू क्रोमेटिन। कौन सा दिखेगा? यू
क्रोमैटिन। क्या ये बातें समझ में आई? जीवन फेज वो फेज है जब हम प्रोटीन बनाने वाले हैं, और प्रोटीन बनाने के लिए डीएनए को बनाना पड़ता है पहले आरएनए। एक बार जब वो आरएनए बना देगा तभी वो प्रोटीन बना पाएगा। तो इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, तो जीवन फेज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है। और अगर ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है तो कौन सा क्रोमैटिन एक्टिव होता है? यू क्रोमैटिन एक्टिव होता है। तो जीवन फेज में क्रोमैटिन का कौन सा फॉर्म? यू क्रोमैटिन, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। अच्छा, एम फेज की बात करते हैं। क्या यहां पे मैं ट्रांसक्रिप्शन करा सकता हूं? आप बोलोगे नहीं, क्योंकि मैंने बोला हाईली कंडेंस है। जो हाईली कंडेंस होता है वो क्या होता है? हेट्रो क्रोमैटिन। और ये ट्रांसक्रिप्शनली क्या होते हैं? ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं भैया। इनको ट्रांसक्रिप्शन से कोई लेना देना नहीं है। ये पहले से हाथ खड़े कर रखे हैं कि भैया हमसे ट्रांसक्रिप्शन ना कराओ। तो जीवन फेज में प्रोटीन बनाना है, प्रोटीन बनाना है तो ट्रांसक्रिप्शन कराना पड़ेगा। जीवन फेज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा, और जो हमारा एम फेज है वो इनएक्टिव होगा। G2 फेज के बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि प्रोटीन बनता है, बट ऐसा मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि वो प्रिपेयर होता है। एनसीईआरटी डायरेक्ट लाइन यूज करती है कि यहाँ पे सेल इस बात के लिए तैयार होते हैं कि भैया हमको डिवीजन कर लेना है। लेकिन जीवन के फेज के बारे में एनसीईआरटी क्लियर कहती है कि यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है मतलब जीवन फेज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव फेज है, कंफर्म है। और एस फेज में क्या हो रहा है? डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है। तो एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन को प्रमोट करने के लिए ट्रांसक्रिप्शन को क्या करना पड़ेगा? रोकना पड़ेगा, क्योंकि एक टाइम पे डीएनए का स्ट्रैंड कोई एक काम कर सकता है, या तो वो आरएनए को कोड कर सकता है या वो अपना रेप्लिकेशन करा सकता है। तो जीवन फेज में उसने आरएनए को कोड कर दिया, अब G2 फेज में वो अपने को बढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि दो सेल बनाने हैं ना, तो कॉपी जब तक नहीं बनाएगा तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? तो एस फेज में क्या होगा? डीएनए का रेप्लिकेशन। सवाल आ चुके हैं नीट में इससे, समझे? तो आप ध्यान दीजिएगा। चलिए आते हैं मुद्दे पे। कहाँ थे हम? ये सब तो बातें हो गई थी ना जी। हाँ, ये तो हो गई थी। इसके बारे में हमने बात कर लिया था कि हेट्रोक्रोमैटिन है और यूक्रोमैटिन है। हेट्रोक्रोमैटिन हाईली कंडेंस है, ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर रहे, जैसा हमें कहाँ दिखा था? एम फेज में दिखा था। और यूक्रोमैटिन का कौन है? ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है। ये लूजली कंडेंस होते हैं, और लूज है अगर तो आरएनए बनाएंगे तो कैन फॉर्म आरएनए, जिससे क्या बनेगा? प्रोटीन। जो हमें कहाँ दिखा था? जीवन में। जीवन में जब प्रोटीन बन रहा था तो उससे पहले आरएनए बन रहा था, और आरएनए बनेगा मतलब ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा, और क्रोमैटिन कौन सा होगा? यूक्रोमैटिन होगा। इतनी बातें आपको पता है? अच्छा चलो एक बार और याद आ गई है, उसको भी देख लो। मान के चलो डीएनए की बात कर रहे हैं ना। डीएनए, हम लोग कहते हैं कि डीएनए हमारे पास दो तरह से हो सकता है। एक होता है जीनोमिक डीएनए, और एक होता है साइटोप्लाज्मिक डीएनए। साइटोप्लाज्मिक डीएनए क्यों ऐसा नाम दिया हमने, समझो। क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक सेल है, अगर ह्यूमन की बात करें या प्लांट की बात करें, ये एक सेल है। इस सेल के अंदर ये छोटा सा न्यूक्लियस है, ठीक, और इसके अंदर प्रेजेंट है डीएनए। ये क्या प्रेजेंट है? डीएनए। तो एक वो डीएनए है जिसका कंट्रोल पूरे के पूरे सेल पे है, मतलब मास्टर डीएनए यही है। तो इसीलिए जीनोमिक डीएनए, ये जो डीएनए है ये कैसा है? जीनोमिक डीएनए। जीनोमिक डीएनए। अब इसके चारों तरफ क्या है प्रेजेंट है, ये भी बता दो। इसके चारों तरफ जो प्रेजेंट है इसको हम लोग क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये हमारे लिए क्या है? साइटोप्लाज्म है। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनेल। क्या प्रेजेंट होते हैं? सेल ऑर्गेनेल। छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जो अपना अपना काम करते रहते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, राइबोसोम है। ये सब हमारे लिए क्या है? सेल ऑर्गेनेल हैं। तो अब यहां से जो मैंने दो नाम लिया है ना, उसमें एक कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। याद रखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा कौन? क्लोरोप्लास्ट। दोनों के पास अपना डीएनए होता है, हैविंग देयर ओन डीएनए। दोनों के पास अपना डीएनए होता है। अब चूंकि सोचो माइटोकॉन्ड्रिया कहां प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में। क्लोरोप्लास्ट कहां प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में। तो इनके डीएनए को नाम दे दिया गया साइटोप्लाज्मिक डीएनए। तो अगर किसी सेल की बात कर रहे हैं तो डीएनए को दो तरीके से सोच सकते हैं। एक तो उसका ओरिजिनल जो है, जैसे यूकैरियोट में हमारा जीनोमिक डीएनए कहां पे होगा? न्यूक्लियस के अंदर। अगर कोई प्रोकैरियोट है तो उसमें तो साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट है। तो एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट बनता है यूकैरियोट के लिए। यूकैरियोट में जीनोमिक डीएनए हमारा ओरिजिनल डीएनए है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। बट साइटोप्लाज्म में कुछ सेल ऑर्गेनेल ऐसे हैं जिनके पास अपना भी डीएनए होता है, और उसके एग्जांपल कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया, और उसके एग्जांपल कौन है? क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में, एनिमल में भी और प्लांट में भी। तो इनके पास अपना डीएनए होता है। चूंकि ये प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मिक डीएनए। जैसे आप सोच सकते हो जीनोमिक में और साइटोप्लाज्मिक भी। क्यों कहते हैं साइटोप्लाज्मिक? क्लियर है। अब यहां से एक और कॉन्सेप्ट सोचो। जब इतना कर लिए तो आप ये भी सोचो। क्या आपको ये बात पता है? स्पर्म प्लस ओवम मिलकर क्या बनाता है?
जाइगोट बनाता है। क्या ये बात आपको पता है कि नहीं? स्पर्म और ओवम जो है वो जाइगोट बनाता है। अब ओवम जो होता है काफी लार्ज होता है, जो कि हम लोग के अंदर oogamous होता है। और oogammy के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जब भी कभी oogammy होगा तो उसमें जो फीमेल गैमेट है वो लार्ज होगा, नॉन मोटाइल होगा, और जो मेल गैमेट है वो स्मॉल होगा। मोटाइल हो भी सकता है, ह्यूमन के केस में मोटाइल होता है, और मोटाइल नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये लार्ज साइज का होता है, मतलब इसके पास साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होंगे कि नहीं होंगे? ऐसे नहीं लिखते हैं, मैं समझा रहा हूं कैसे लिखो। देखो आजा भाई, स्पर्म बहुत छोटे साइज का है, तो ये अपने साथ क्या लेकर आता है? ये अपने साथ लेकर आता है जेनेटिक मटेरियल। क्या लेकर आता है? जेनेटिक मटेरियल। हैप्लॉइड मतलब एन लिखने का मतलब क्या है? हैप्लॉइड जेनेटिक मटेरियल लेकर आ रहा है। उसके साथ में ये लेकर आता है सेंट्रियोल। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या लेकर आता है? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल किस में हेल्प करते हैं? एग्जैक्टली सही पकड़े हो, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं सेंट्रियोल, याद रखना, ठीक है। तो जो सेंट्रियोल है उसको देने वाला कौन है? स्पर्म है। तो जेनेटिक मटेरियल ये दे रहा है, सेंट्रियोल ये दे रहा है। आप बोलोगे सर सेल में तो बाकी साइटोप्लाज्म वगैरह भी है, लेकिन स्पर्म इतना छोटा है कि उसके पास ये सब है ही नहीं। उसके पास सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है और सेंट्रियोल है उसके पास, जो वो लेकर आ गया। बाकी सारी चीजें देने वाला कौन? ओवम। तो ओवम जो है ये क्या क्या दे रहा है, आप इसको समझो। ओवम जो है ये जेनेटिक मटेरियल भी दे रहा है। क्या दे रहा है? जेनेटिक मटेरियल भी दे रहा है, उसके साथ में ये साइटोप्लाज्म भी दे रहा है। क्या दे रहा है? साइटोप्लाज्म भी दे रहा है। और जो साइटोप्लाज्म दे रहा है वही सेल ऑर्गेनेल भी देगा। वो क्या देगा? सेल ऑर्गेनेल भी देगा कि नहीं देगा? अब यहां से मेरे एक बात बताओ, अगर वो सेल ऑर्गेनेल दे रहा है तो क्या वो माइटोकॉन्ड्रिया भी देगा? क्या इतनी बातें क्लियर है? हम स्पर्म और ओवम को मिला के जाइगोट बना रहे हैं। तो जाइगोट के अंदर हम ये जानना चाहते हैं कि कौन चीज कहां से आई। तो स्पर्म अपना जेनेटिक मटेरियल लेकर आया जो एन था, और जेनेटिक मटेरियल लेकर ओवम भी आया, ये भी क्या था? एन था। एन और एन मिलकर डिप्लॉइड तो बना दिया, मतलब मेन जीनोमिक डीएनए क्या बन गया? डिप्लॉइड। बट उसके अलावा स्पर्म अपने साथ लेकर आया सेंट्रियोल। साइटोप्लाज्म ये बेचारा नहीं दे सकता है, तो साइटोप्लाज्म दिया किसने? ओवम ने। और अगर ओवम ने साइटोप्लाज्म दिया है तो जितने सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में वो सब के सब आए। तो उस सेल ऑर्गेनेल में माइटोकॉन्ड्रिया भी तो है, और माइटोकॉन्ड्रिया किसका एग्जांपल है? सही पकड़े हो, साइटोप्लाज्मिक डीएनए का। अब यहां से मैं एक लाइन अगर मैं लिखता हूं, ओनली परफॉर्म जीनोमिक इनहेरिटेंस, आप समझ के बताना। और दूसरा लाइन में लिखता हूं, ओवम कैन परफॉर्म बोथ जीनोमिक एंड साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। आप मेरे को बताना कि क्या मैंने सही बात की या गलत बात की। मैं जब कह रहा हूं कि स्पर्म ओनली परफॉर्म जीनोमिक इनहेरिटेंस, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि साइटोप्लाज्म इसके पास है ही नहीं। तो साइटोप्लाज्म में रहने वाला डीएनए ये दे ही नहीं सकता, क्योंकि अगर साइटोप्लाज्म में रहने वाला डीएनए देना है तो इसको वो सेल ऑर्गेनेल लेके आने पड़ेंगे, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइक क्लोरोप्लास्ट। अब चूंकि स्पर्म है तो क्लोरोप्लास्ट तो रखेगा नहीं, बट इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं। और अगर इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो फिर ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो ये अपना सिर्फ जेनेटिक मटेरियल लेकर आ रहा है। तो सिर्फ जेनेटिक इनहेरिटेंस में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है? स्पर्म। बट ओवम क्या कर रहा है कि अपने जेनेटिक मटेरियल के साथ साथ अपना साइटोप्लाज्म भी दे रहा है, और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है सेल ऑर्गेनेल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, जिनके पास अपना भी डीएनए होता है। तो ये डबल डीएनए लेकर आ रहा है, एक जो जेनेटिक मटेरियल बनेगा ओरिजिनल, और दूसरा साइटोप्लाज्म में जो माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए है। तो जीनोमिक साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस भी परफॉर्म कौन करेगा? ओवम करेगा। तो ओवम कैन परफॉर्म बोथ जीनोमिक इनहेरिटेंस और साथ में साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस भी। इतनी बातें बहुत ही बेसिक हैं डीएनए के बारे में। अब यहां से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट को, ठीक है। तो एक बार यहां तक आप बढ़िया से रिवाइज कीजिए, फिर आगे के टॉपिक हम लोग जस्ट देखने वाले हैं।